अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिप्रोडक्शन का जो आपका टॉपिक है उसके आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने फेडरल और केपीके और पंजाब की बुक तीनों से कंपाइल की हैं। इनको करने का मकसद ये था कि आपके जो एमडी कैट का टेस्ट है, मैं 30 अगस्त का आपने टेस्ट देखा, उसके बाद 3-4 टेस्ट हुए। देखिए उसमें हर टेस्ट में 4 से 5 एमसीक्यूज आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से लाजमी आए हुए हैं और वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फेडरल की बुक से उठाए हैं, कुछ केपीके से उठाए हुए हैं। तो मेरे आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सब पॉइंट्स को कंपाइल करके बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमारे जो 3 मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इन तीनों पॉइंट्स में से एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे हैं तो हम लोग इन्हें डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास गोनेड्स होंगे यानी टेस्टिस। उसके बाद हमारे पास असेसरी डक्ट्स होती हैं जिसमें हम लोग एपिडिडमस होती है, डक्टस डेफरंस होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है और यूरीथ्रा होती है। इनको हम लोग एक एक करके आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास असेसरी ग्लैंड्स होते हैं। उसमें ग्लैंड्स में आपके पास सेमिनल वेसिकल्स आ जाएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आ जाएगा और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को आप लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास कॉप्यूलेटरी ऑर्गन आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने गोनेड्स यानी टेस्टिस के मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो होता है आपका वो 250 to 300 लोब्यूल्स में डिवाइड होता है और ईच लोब्यूल में उसके पार्ट में हमारे पास 1 से लेके 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उसके बाद जो होते हैं, अभी आपके पास पॉइंट सारे जो एमसीक्यूज के हैं कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ईच स्क्रोटम डिवाइड होता है 250 to 300 लोब्यूल्स में। एक लोब्यूल में हमारे पास 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपकी होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। आपने दो आपके जो पॉइंट्स हैं इनमें डिफरेंस रखना है कि एक होता है आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। दूसरी जो आगे पास कीवर्ड है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको आप लोग कहते हैं कि आपकी जो स्पर्म्स की मैचुरेशन है, उनकी नरिशमेंट, उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वो आपकी एपिडिडमस सेल में होती है। इसके बाद हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेक्स्ट देखते हैं कि लाइडेन सेल आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स में हम लोग पहले पाथवे ऑफ स्पर्म देख लेते हैं कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वो रेटी टेस्टिस में मूव करेंगे, उसके बाद वेज एफरेंस में, उसके बाद एपिडिडमस में जहाँ पर उनकी मैचुरेशन होगी, फिर उसके बाद वेज डेफरेंस, फिर एजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरीथ्रा से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये आपका पाथवे होता है स्पर्म का। इसमें से भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 10 to 20 वेजा अफ्रेंशिया ट्रांसफर स्पर्म्स फ्रॉम ट्यूब्यूल्स टू एपिडिडमस। ये अभी आपकी फेडरल की बुक लाइन है कि 10 to 20 वेजा अफ्रेंशियाज होती हैं, वो स्पर्म को ट्रांसफर करती हैं एपिडिडमस तक। उसके बाद स्पर्म एपिडिडमस से वास डेफरेंस में जाएंगे। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो वहाँ से जाएगी प्रोस्टेट के अंदर और प्रोस्टेट में जाके ये यूरीथ्रा में ड्रेन हो जाएगी और यूरीथ्रा जो होता है वो स्पर्म्स को आउट ऑफ बॉडी जो है वो मूव करवा देगा। ये आपका टोटल पाथवे ऑफ स्पर्म था। नेक्स्ट हम लोग अपना पॉइंट देखेंगे असेसरी ग्लैंड्स। हमारे असेसरी डक्ट्स कंप्लीट हो गएंगे, हमारे असेसरी डक्ट्स का हमारे पास क्या क्या काम है। उसके बाद हम लोग असेसरी ग्लैंड्स की तरफ आ जाते हैं। असेसरी ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग सेमिनल वेसिकल्स को देखेंगे, इनकी लोकेशन क्या और इनका फंक्शन क्या। सेमिनल वेसिकल आपकी लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट। आपकी इजैकुलेटरी डक्ट और स्पर्म डक्ट का जो जंक्शन होता है वहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रेजेंट। आप अपनी वेज डेफरेंस को जो है वो स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट इसलिए कहते हैं कि एपिडिडमस से स्पर्म्स को लेके जाती है इजैकुलेटरी डक्ट तक, और वेज डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट का जो जंक्शन होगा, जो उनका कॉमन पॉइंट होगा, वहाँ पे हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। अब इन सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या होता है, ये अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं जिसमें फ्रुक्टोज होता है, शुगर होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एक कोएगुलेटिंग एंजाइम होता है आपके पास वेसिकुलेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका काम पे होता है कि यूरीथ्रा के पास होता है, इन सर्कल द यूरीथ्रा। ये क्या करता है, ये मिल्की सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो स्लाइटली एसिडिक होती है। डेट कंटेन एंजाइम स्पेशली हियालुरोनिडेज, ये इसका एंजाइम जो मेंशन किया हुआ है।
सेमिनल वेसिकल्स में आपके पास जो एंजाइम मेंशन किया हुआ है वेसिकुलेज है, और यूरिथ्रा में आपके पास जो मेंशन किया हुआ है वो हियालुरोनिडेज है। इन दोनों को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये बुक लाइन्स हैं, ये आ सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है बल्बो यूरिथ्रा, जिसे आप लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा के जंक्शन पे होता है। अब आपको इसका कंपैरिजन थोड़ा सा कीजिएगा कि सेमिनल वेसिकल्स आपके कहाँ थी? स्पर्म डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे, और कॉपर्स ग्लैंड आपका कहाँ पे होगा? इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा के जंक्शन पे। इसका क्या काम होगा कि म्यूकस को सिक्रीट करेगा और अल्कलाइन फ्लूइड को भी सिक्रीट करेगा, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्लैंड जो है वो आपकी जो पीएच है उसको कंट्रोल करते हैं, तो आप लोग कहेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास ग्लैंड्स भी डिस्कस हो गए। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है सीमन का। सीमन क्या होता है? सीमन आपके पास वाइट कलर का एक स्टिकी मिक्सचर होता है। सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है? आपको पता है कि जो हमारे पास वेजाइना की ओपनिंग होती है सर्विक्स, उसके ऊपर एक म्यूकस होता है जिसने उसकी सर्विक्स की ओपनिंग को ब्लॉक किया होता है, जिस म्यूकस ने। ये जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है हमारे पास, ये उस म्यूकस की विस्कोसिटी को कम करेगा और यूट्रस के अंदर स्पर्म की मूवमेंट को ये आसान बना देगा। विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतनी कोई चीज़ इजीली जो है मूव कर सकती है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है हमारे पास, इसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी किस एज पे स्टार्ट होती है? 14 एज की पे स्टार्ट होती है कि फेडरल की बुक में मेंशन है, एग्जैक्ट एज मेंशन है। उसके बाद आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? जब स्पर्मेटोगोनियम की डिवीजन स्टार्ट होती है तो हमारे पास दो तरह के सेल बनते हैं, टाइप ए डॉटर सेल और टाइप बी डॉटर सेल। टाइप ए डॉटर सेल जो आपके होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहते हैं, और जो टाइप बी डॉटर सेल होते हैं वो ल्यूमन की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो आपके नेक्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना रहे होते हैं वो आपके टाइप बी डॉटर सेल होते हैं, जो नेक्स्ट डिवाइड हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास मियोटिक डिवीजन होगी और आपके पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी और आपके पास 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, जो बाद में डिफरेंशिएट होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, हम लोग स्पर्म की डिफरेंशिएशन को यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पर्मेटिड और स्पर्म में डिफरेंस क्या होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्पर्मेटिड जो आपके पास है वो राउंड है, नॉन मोटाइल और हैप्लॉइड सेल है, जबकि आपके पास जो स्पर्म है आपको पता है कि उसने मूव करना है, उसने यूट्रस के अंदर मूव करना है जाके, तो वो हमारे पास मोटाइल सेल होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटिड जो होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, अपना जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है उसको शेड कर देते हैं और अपनी एक टेल बना लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एमसीक्यूज पॉइंट है कि एक दिन के अंदर एक हेल्दी मैन जो है वो कितने स्पर्म बना सकता है? वो 400 मिलियन स्पर्म बना सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट आपके पास है। नेक्स्ट हम लोग स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं और एनिमल सीड भी कह सकते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? इसके पास हेड होता है, नेक होती है और मिडल पीस होता है। हेड के अंदर आपके पास क्या होता है? हेड के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके हेड के ऊपर लाइजोसोम, इसकी कैप होती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, जिसकी शेप कैसी होती है? लाइजोसोम जैसी, लेकिन ये प्रोड्यूस किससे होती है? गोल्जी अपरेटस से। अब इसके अंदर आपके पास दो एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एक्रोसोम जो है वो कौन बनाता है? वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस बनाता है। और एक्रोसोम की शेप किस जैसी होती है? लाइजोसोम जैसी। और एक एमसीक्यूज आपके पिछले टेस्ट में था, शायद या 31 अगस्त के टेस्ट में था, कि जो स्पर्म है वो एग के अंदर पेनिट्रेट किसकी हेल्प से करता है? वहाँ पे आंसर आना था एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, और एक्रोसोम हमारे पास बनाता कौन है? गोल्जी अपरेटस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है स्पर्म का नेक के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल होते हैं, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। इसके अलावा मिडल पीस होता है स्पर्म का जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये स्पर्म का जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर 4 ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया हुआ है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लेना है कि एक्रोसोम किसके जैसी है? लाइजोसोम जैसी। बनाता उसे कौन है? गोल्जी अपरेटस। नेक के अंदर आपके पास क्या होता है? सेंट्रियोल। और मिडल पीस के अंदर आपके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हार्मोनल कंट्रोल को देखेंगे। जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स आपके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके क्या करेंगे? सर्टोलाइज सेल्स को जो जाके स्टिमुलेट करेंगे, और जो LH होगा आपका वो लाइडिक सेल्स को जाके
स्टिमुलेट करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करें। अब हमारे पास नीचे एक डायग्राम है कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या होगा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होंगे जो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी से आगे आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ये दोनों हार्मोन टेस्टिस में जाके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लाइडिक सेल पे जाके एक्ट करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। लाइडिक सेल क्या करेंगे, आपकी टेस्टोस्टेरोन को जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो तब आपका इनहिबिन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और इनहिबिन कौन सिक्रीट करेगा, वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सर्टोलाइज सेल्स होंगे वो इनहिबिन को सिक्रीट करेंगे। ये इनहिबिन जाके रिएक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और उसे मैसेज देगा कि एफएसएच और एलएच की जो सिक्रीशन है उसको डायमिनिश कर दो। उसको डायमिनिश करने से क्या होगा, आपके एफएसएच जो है वो ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाके एक्ट करेगा, ना ही फर्दर जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन होगी। अब ये हमारे पास आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। ओवरीज के हमारे पास ऑलमंड शेप ओवरीज होती हैं, इनकी लेंथ 3 to 5 सेंटीमीटर और वेट 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं। आपको पता है कि अब जो एमडीकैट के टेस्ट आ रहे हैं उनमें डेट्स, नंबर्स वगैरह साइंटिस्ट नेम में सब पूछा जा रहा है, तो आपको भी ऐसी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओवरीज के अंदर हमारे पास ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं और उन ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर हमारे पास oocytes प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है ओविडक्ट, जिसे आप लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा कि इसके प्रोक्सिमल पार्ट में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। ओविडक्ट की लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड दोनों टाइप के सेल होते हैं। सीलिएटेड यानी जिनके पास सीलियर, नॉन सीलिएटेड जिनके पास सीलियर नहीं है। जो नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, इस तरह के सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो oocyte को मॉइस्ट या नरिशमेंट, जो oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं नॉन सीलिएटेड सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट यूट्रस का। यूट्रस के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन बताई हुई है कि लोकेटेड एंटीरियर टू रेक्टम एंड पोस्टीरियर टू ब्लैडर। उसके बाद साइज और शेप इसकी इन्वर्टेड पियर की तरह का इसकी जो होती है वो शेप होती है। इसके आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम आपकी इसकी आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है। मायोमीट्रियम आपकी इसकी मिडल लेयर होती है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान हेल्प करती है। उसके अलावा एंडोमीट्रियम आपकी जो होती है वो इनर स्पंजी लेयर होती है जो आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सर्विक्स का। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स का हमने ऊपर भी पढ़ा, नैरो एंट्रेंस टू यूट्रस फ्रॉम वजाइना, कि वजाइना और यूट्रस के दरमियान जो हमारे पास ओपनिंग होती है उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसके ऊपर जो है ये सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो ब्लॉक होती है, जो हमारे अंदर सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो इसकी जो ब्लॉकेज है उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है विजाइना। विजाइना आपके पास 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं और ये यूरीथ्रा की एंटीरियर वॉल में इम्बेड होता है। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम लोग इसकी ओवोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसका जनरल ये जो है डायग्राम देख लेते हैं कि ओवोगोनियम होता है। ओवोगोनियम से हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट बनेगा, फिर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से आपके पास सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन से आपके पास ओवम बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे, आपकी ओवोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है एट प्यूबर्टी। ये आपका 3 सितंबर का जो टेस्ट था उसमें एमसीक्यूज भी आया था कि ओवोजेनेसिस आपकी स्टार्ट कब होती है। आपका स्टार्ट पूछा था, वो आपकी स्टार्ट हो जाती है फीटल स्टेज में, जबकि आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो आपकी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। ओवोजेनेसिस सिर्फ स्टार्ट होती है उस टाइम। अब हमने ओवोजेनेसिस को 3 फेजेस में डिवाइड कर लेना, एक आपका फीटल पीरियड, एक आपका प्यूबर्टी पीरियड और उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड। पहले हम लोग अपने फीटल पीरियड को देखते हैं कि फीटल पीरियड में हमारे पास क्या होता है। जो डिप्लॉयड स्टेम सेल होते हैं ओवरी के अंदर वो डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी ओवोसाइट बना देते हैं। ओवोसाइट के अंदर हमारे पास मियोसिस होती है, लेकिन मियोसिस जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। वो जो होते हैं प्राइमरी ओवोसाइट हमारे प्रोफेस 1 पे आके स्टॉल्ड हो जाते हैं, रेस्ट पे आ जाते हैं वो लोग। फिर वो जो प्राइमरी ओवोसाइट है वो ऑलमोस्ट 10 to 14 ईयर्स जो है वो वेट करता है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी यानी जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तब ये जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। जो आपका प्राइमरी ओवोसाइट प्रोफेस 1 में पड़ा हुआ था ये मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा और 2 हैप्लॉइड सेल हमारे पास बना देगा जिनका जो साइज है वो डिफरेंट होगा। एक को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट और दूसरे को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी।
उसके बाद सेकेंडरी ओवसाइट जो होता है हमारा, वो मेटाफेज 2 पे आगे आके अपनी मियोसिस 2 पे एंटर हो जाता है और मेटाफेज 2 पे आके वो भी रेस्ट में आ जाता है। जिस तरह आपके पास प्राइमरी ओवरसाइट प्रोफेज 1 पे आके स्टॉल्ड हो जाता है, इस तरह सेकेंडरी ओवरसाइट आपका मेटाफेज 2 पे आके स्टॉल्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, सेकेंडरी ओवरसाइट अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कब करेगा? जब स्पर्म आएगा, स्पर्म आके अपने एक्रोसोम के जरिए सेकेंडरी ओवरसाइट को पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही वो पेनिट्रेट करेगा, ये जो हमारा सेकेंडरी ओवरसाइट है वो मियोसिस कंप्लीट करेगा और एक लार्जर ओवम बनाएगा और एक हमारी ये पोलर बॉडी बनाएगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है कि जो हमारा ओवम होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है, पोलर बॉडी के पास हमारे पास साइटोप्लाज्म कम होता है। पोलर बॉडी ने बाद में डीजनरेट हो जाना होता है, लेकिन ओवम के पास हमारे पास इतने न्यूट्रिएंट होने चाहिए कि इसने यूट्रस के अंदर 6 to 7 डे का अपना जो जर्नी होता है उसे कंप्लीट करना होता है। ये हमने ओओजेनेसिस के जो हमारे पास थे स्टेजेस, उनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग अब अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। इसे भी हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे और फिर हम अपने हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मेनार्की कहते हैं। जो हमारे पास लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम लोग मीनोपाज कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ एज में हमारे पास होता है। फेडरल बुक लाइन पे एग्जैक्ट जो आपके पास है एज दी हुई है 50 ईयर्स, और ये भी हमारे पास पीएमसी टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है। हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट भी मेंस्ट्रुएशन से होती है और एंड भी मेंस्ट्रुएशन पे ही होगी। डेज 1 to 5 हमारे पास किस चीज़ के होते हैं? मेंस्ट्रुएशन। हमने ऊपर भी पढ़ा कि यूट्रस की जो हमारे पास सबसे इनर वॉल होती है एंडोमीट्रियम, जो स्पॉन्जी होती है, वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड हो जाती है। एंडोमीट्रियम यूट्राइन वाल से अपने आप को डिटैच करती है और फिर ये डिटैच टिश्यू और जो ब्लड होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है। मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट में हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेज आ जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसे हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेशन से पहले का फेज। इसके डेज हमारे पास होते हैं 6 to 14। इसमें क्या होगा, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हमारा हार्मोन है वो जाके एक्ट करता है ओवरी पे और वहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। अब वहाँ पे जितने प्राइमरी फॉलिकल्स बने उनमें से किसी एक ने जो है वो आगे जो है वो डिवीजन करनी है और बाकी सब जो प्राइमरी ओवोसाइट है उन्होंने ब्रेक कर जाना है बाय प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं फॉलिकल एटरीजिया। सिर्फ एक फॉलिकल आगे ग्रो करेगा, बाकी सब जो होंगे वो फॉलिकल एटरीजिया के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल, जो एक फॉलिकल सिलेक्ट हुआ है, उसने वो आगे मेच्योर फॉलिकल बनाते हैं जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं। वो फॉलिकल जिसके अंदर ओवोजेनेसिस होनी होती है। आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि मेच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 नेम्स है, ग्राफियन फॉलिकल और वेजिकुलर फॉलिकल। यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो फॉलिकल जिसके अंदर ओवोजेनेसिस होती है हम उस फॉलिकल को क्या कहते हैं, उसे हम लोग ग्राफियन या वेजिकुलर फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब एफएसएच की सिक्रीशन हमने कहा कि इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एफएसएच की सिक्रीशन जब इंक्रीज होती है तो जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करता है। जो आपका एस्ट्रोजन है उसका फंक्शन क्या होता है, इसने एंडोमीट्रियम जो यूट्रस की हमारे पास इनर वॉल है उसकी वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट कर देनी होती है, उसकी नरिशमेंट स्टार्ट कर देनी होती है। उसके बाद हमारे पास है सर्वाइकल म्यूकोसिस। देखा हमने अभी पढ़ा कि जो सर्वाइकल के ऊपर हमारे पास एक म्यूकस होता है, यानी उस ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा होता है, वो बहुत थिक होती है। जो हमारे पास एस्ट्रोजन होता है उसने जाके इसको थिन और क्रिस्टलाइन बनाना होता है ताकि ये पाथवेज बना सके, चैनल्स बना सके स्पर्म के पास होने के लिए। अब हमारे पास जब एफएसएच जो है वो फॉलिकल पे एक्ट करेगा और वो एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। जो एस्ट्रोजन जब सिक्रीट होना स्टार्ट होगा तो वो एफएसएच की जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करेगा, यानी ये नेगेटिव फीडबैक है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा वो एफएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देगा। हमारे पास इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफएसएच क्या करेगा कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है हमारे पास जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे यानी डे 14 पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवा देगा, मैच्योर फॉलिकल से ओवुलेशन करवाएगा इनटू ओविडक्ट। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट था कि ओवुलेशन टेक्स लेस देन 5 मिनट। ओवुलेशन को होने के लिए हमारे पास तकरीबन 5 मिनट जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। उसके बाद एलएच ने एक तो ओवुलेशन करवा दी मैच्योर फॉलिकल से। अब मैच्योर फॉलिकल से जब सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आ गया उसके बाद वो जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसको उसने एलएच ने कन्वर्ट कर देना है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो बाद में प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जो है उसको स्टार्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आएगा वो होगा सिक्रीटरी या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी यानी ओवुलेशन के बाद वाला फेज, इसका हमारे पास ड्यूरेशन है 15 to 28। अब क्या होगा, जो एलएच ने रप्चर्ड फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट किया था, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा और ये प्रोजेस्टेरोन जाके एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम के ऊपर। अगर हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, हमारे पास ओवुलेशन होगी थी, अगर स्पर्म आके उसमें पेनिट्रेशन नहीं करेगा तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो गिरना, जब कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजेनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी आपका फॉल हो जाएगा और जो आपके एंडोमेट्रियम सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। उनके डाई होने से क्या होगा, वो यूट्राइन वाल से खुद को डिटैच करना शुरू करेंगे और फिर वो ब्लड के साथ जो है हमारी वेजाइना ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर मूव कर जाएंगे और हम इसे मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। मेनोपॉज की यहाँ पे एज लिखी हुई है 50 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट मैंने आपको साइकिल शो करवाई हुई है, इसमें आपके पास क्या शो करवाना था मैंने आपको कि हमारा जो 31 अगस्त के शायद 1 सितंबर का टेस्ट था, उसमें हमसे पूछा हुआ था कि फर्टाइल जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारा कौन सा होता है। वहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 11 to 14 थी। आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये डायग्राम जो है वो आपकी फेडरल की बुक में दी हुई है कि 9 to जो 15 डेज होते हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। नेक्स्ट हम लोग अपना हार्मोनल कंट्रोल को जो वो डिस्कस करेंगे। एंडो हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये एक्ट करेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास एफएसएच और एलएच दोनों की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, ये जाके ओवरी पे रिएक्ट करेंगे और हमारे पास एस्ट्राडायोल की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, जितने फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी उतना एस्ट्राडायोल जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होगा। उसके बाद जो आपका एस्ट्राडायोल है वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी से हमारा लुटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। लुटेनाइजिंग हार्मोन जब आपकी वो फॉलिकल पे जाके एक्ट करेगा तो ओवुलेशन करवा देगा। ओवुलेशन करवाने के बाद यही आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रप्चर्ड फॉलिकल पे एक्ट करेगा। रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा ये कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो ये जाके हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा कि गोनेडोट्रोफिन की सिक्रीशन को कम कर दो। जैसे गोनेडोट्रोफिन की सिक्रीशन कम होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑटोमेटिकली एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को कम कर देगा। यही एलएच जाके ओवरीज पे जाकर रिएक्ट करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा हमारा वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन भी डिमिनिश हो जाएगी। जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन डिमिनिश हो जाएगी तो इसका जो स्पॉटिंग इफेक्ट होता है एंडोमेट्रियम के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और जो एंडोमेट्रियम होगी वो यूट्राइन वाइल से खुद को डिटैच करेगी, इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस जो है वो वेजाइना से पास आउट कर जाएगी। ये हमारे पास आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट होगी। इसके बाद मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और एक हमारे पास होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। हमारे पास जो फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल इनमें आपके पास क्या होता है 1 to 2% ऑफ एवोल्यूशन में आपके पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो आपके पास एग है वो रिलीज़ हो जाता है और स्पर्म या एक से ज़्यादा स्पर्म आके उनके साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट 2 बेबीज़ बनते हैं। उनको हम लोग इस तरह से जो बनते हैं उन्हें हम लोग फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। लेकिन जो आपके पास आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक सेकेंडरी ओवसाइट से एक ओवम से आपका एक ही स्पर्म जो है वो कंबाइन करता है, वही फर्टिलाइजेशन करता है, बाद में जाके वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। उस केस में हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी। फीमेल में इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है, ओवुलेशन में कोई मसला आ रहा है, आपके फर्टिलाइजेशन में कोई मसला आ रहा है, इम्प्लांटेशन में मसला आ रहा है, उससे आपकी इनफर्टिलिटी काज जो हो जाएगी। इसके अलावा आपकी एक डिजीज़ होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसकी वजह से आपकी फेलोपियन ट्यूब जो वो ब्लॉक हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गई तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकेगी, इस वजह से भी इनफर्टिलिटी काज हो जाती है। इसके अलावा आपके यूट्राइन के अंदर फिब्रॉइड्स होते हैं, फिब्रॉइड्स जो नॉन कैंसरस क्लम्प्स ऑफ टिश्यूज़ आपके अंदर यूट्राइन में हो जाते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी काज हो जाती है। मेल के अंदर जो मेन कॉज होता है वो होता है वेरिकोसील का। वेरिकोसील में क्या होता है, आप टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, जिस वजह से हीटिंग होती है। हीटिंग की वजह से नंबर और शेप जो स्पर्म्स हैं वो जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं और मेल में भी इनफर्टिलिटी काज हो जाती है। इसके अलावा इस टॉपिक में से मुझे एक और एमसीक्यू अभी याद आया कि पिछले टेस्ट में हमारे पास एमसीक्यूज आया था कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट
बॉडी टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, तो ये आपकी जो फेडरल की बुक है उसके अंदर मेंशन है कि जो स्पर्म आपके हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 2 डिग्री कूलर देन बॉडी टेम्परेचर पे जो है हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। उम्मीद है आपके ये की पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लें, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।